और चलिए अब देखिए पहली कार सेवा की कहानी उमा भारती की जुबानी। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के साथ उमा भारती का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली उमा भारती जी हमारे साथ हैं। राजनीतिक तौर पर तो कोई परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन इस समय क्योंकि राम जन्मभूमि में एक बार फिर तैयारियां पूरी हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उमा जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। तो एक बार फिर अयोध्या कूच की तैयारी पूरी हो गई है आपकी, कब आ रही हैं अयोध्या? अब तो अयोध्या की तरफ जाने के लिए कूच शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता। कूच शब्द का प्रयोग तब हुआ था जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा था कि अयोध्या जो आएगा उसको गोलियों से भून दिया जाएगा, वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो अयोध्या जाना एक वीरता की बात थी। अब तो 6 दिसंबर को उन अज्ञात जिनके नाम नहीं मालूम उन कार सेवकों ने अपना शौर्य दिखाया, वो ढांचा गिरा दिया। उसके कारण पुरातत्व विभाग को खुदाई का अवसर मिल गया, प्रमाण मिल गए और जो कोर्ट के सामने, माननीय कोर्ट के सामने जो प्रमाण गए उसके आधार पर शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा माहौल बनाया उस शिलान्यास के दिन कि पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों ने एकजुटता के साथ उस शिलान्यास को ससम्मान देखा। उसके बाद अयोध्या की एक विकास की यात्रा हुई। तो अब तो आनंद का एक उत्सव है वहाँ पर। और अद्भुत बात यह है कि हिंदू समाज अपने आनंद में भी उन्माद को नहीं आने देता है और अपने उल्लास में भी कहीं भी वो अहंकार को नहीं आने देता है। इसलिए अभी तो आनंद से और उल्लास से भर के अयोध्या के अंदर प्रवेश करना है। अब कूच करने का समय तो समाप्त हो गया। कूच तो किया था 2 बार। एक बार किया था बांदा की जेल से भाग करके, जब मैंने सिर मुंडन करवा के लड़का बन के गई थी, और दोबारा भी संयोग से मेरा सिर मुड़ा हुआ था क्योंकि मैं संन्यास की दीक्षा लेकर के पहुंची थी 6 दिसंबर को। तो वो कूच का समय था। अब तो आनंद से जाने का समय है। आप अपने आनंद की व्याख्या भी करें, ये बताएं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रही हैं, और रामलला की मूर्ति को देखने के लिए आपके अंदर क्या भावनाएं हैं? मैं रामलला की मूर्ति को देख चुकी, क्योंकि जब भी मैं अयोध्या गई, मैं बहुत अयोध्या गई हूँ। मैं 12 साल की उम्र से अयोध्या गई। रामलला जब जेल के अंदर बंद थे, मतलब ढांचा था और रामलला अंदर बंद थे, मैंने तब भी उनको देखा था बाहर से। उसके बाद जब वो टपरे में बैठे रहे तब भी मैंने उसको देखा। और फिर शिलान्यास के बाद में भी मैं रामलला से कई बार मिलने के लिए गई, उनका दर्शन करने के लिए गई। मैंने रामलला को बार बार देखा है। अब रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। राम तो सबके प्राण हैं, वो असल में इस राष्ट्र के आत्मसम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। क्योंकि जो बाबरी ढांचा गिरा था वो हमारे मन में ये नहीं था कि हम किसी धार्मिक स्थान को गिरते हुए देख रहे हैं, हमारे मन में था कि हम इस राष्ट्र के अपमान को गिरता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि ढांचा बनाने के लिए तो बाबर के सेनापति मीर बकी को बहुत सारा मैदान वहाँ पड़ा था, वहाँ बना सकता था नमाज पढ़ने के लिए। अगर वहीं बनाया गया मंदिर को तोड़ के, तो वो इबादत गाह नहीं थी, वो हिंदुओं के अपमान का एक स्थान था। वो हमारी छाती में गड़ा हुआ एक शूल था और उस शूल को उखाड़ के फेंकना जरूरी था। इसलिए रामलला को तो बहुत बार देखा है। और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तो राष्ट्रीय आत्मसम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है जो नरेंद्र मोदी जैसे महायोगी के द्वारा हो रही है। मैं उनको प्रधानमंत्री तो मानती ही हूँ, साथ में उनको एक महायोगी भी मानती हूँ। आप उन विशिष्ट अतिथियों में होंगी जो उसमें शिरकत करेंगी। आपके लिए ये कितना बड़ा मौका है? क्या कभी लगता था कि ये सपना भी पूरा होगा? क्योंकि जो मेहनत गई है और जिस आंदोलन में आपने जिस तरह से लगातार, आपके जैसे कई लोगों ने मेहनत की है, उनके लिए पूरी तरह से स्वप्न आज साकार हो गया है क्या? अब मुझे तो राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से सूचना और निमंत्रण दोनों आ चुके और ये कहा गया कि आपको तो 18 तारीख से पहुंचना है। तो मैं तो 18 तारीख से ही वहाँ पहुँच जाऊँगी और 22 तारीख तक मैं वहाँ पर रहूँगी। अब ये बात रही उस महोत्सव में भाग लेने की, तो हमारे लिए तो उस महोत्सव में भाग लेना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए, भारत के ऊपर जो आरोप लगते रहे उसमें से लगते रहे कि इनमें जातिवाद है, जाति के आधार पर विभाजन है भारत के लोगों में, धर्म के आधार पर विभाजन है। लेकिन अयोध्या ने पूरे टाइम ये प्रमाणित किया, जब से प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2010 का आया कि बीच का स्थान रामलला का है। उसके बाद फिर आया जब 19 को कि ये फैसला आया 2019 में कि वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होने की संभावना बन गई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जब उसके शिलान्यास समारोह में जो भागीदारी की, उस समय पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों ने जिस एकजुटता और सम्मान और शांति और सौहार्द के साथ इस पूरे दृश्य को देखा, उसके बाद तो स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि अपने आप में पूरे विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ा है और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत के विकास के और ज़्यादा अवसर और दरवाजे खुले हैं।
तो मुझे तो वहाँ पे रहना ही है, 22 तारीख को तो रहना, मैं तो उसके पहले से ही हूँ। लेकिन मैं उनको हमेशा याद करूँगी। मैं आपको बताऊँ, हमने कोई मेहनत नहीं की। नेता लोग तो भाषण करते ही हैं, उन्हें घूमने जाना ही होता है, वोट मांगने ही जाना होता है। लेकिन हम वोट मांगने नहीं गए थे अयोध्या। अयोध्या हमारे लिए वोट का विषय नहीं है। हम हार गए थे चारों राज्यों में 6 दिसंबर की घटना के बाद। लेकिन फिर भी जो हमारे 91 का और हमारे 96 के चुनाव का जो हमारा एजेंडा था, उसमें हमने राम मंदिर को रखा था। 98 के हमारे एजेंडा में भी राम मंदिर था। राम मंदिर हमारे लिए वोट का विषय नहीं था। इसलिए हम कभी भी राम मंदिर को लेकर के किसी भी प्रकार के असमंजस में नहीं रहे हैं। इसलिए मेहनत तो बहुत छोटा शब्द है ना। हम तो प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए अयोध्या की ओर बढ़े थे कि हम उस दिन अगर अयोध्या में मर गए तो हमारा देश, हमारे पूर्वज, हमारा वंश, हमारा परिवार, हमारा कुल, हमारी जाति सब गौरव से भर उठेंगे। हम तो इस आत्मसम्मान के भाव से भर के अयोध्या जाते रहे हैं। उमा भारती जी, आपका आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश होगा? राम मंदिर बनने से विश्व स्तर पर या फिर भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या संदेश है? क्योंकि विपक्ष कई सवाल उठाता है इस पर। इसे कहता है कि बीजेपी राजनीति के तौर पे इस्तेमाल करती है, 2024 का चुनाव है तो राम मंदिर की याद ज्यादा आ रही है। राजनीति के तौर पर अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते तो हमारी पराजय हो चुकी थी 6 दिसंबर की घटना के बाद, और उत्तर प्रदेश में ही हो चुकी थी। 1 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हम वहाँ हार गए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव। लेकिन फिर भी हमारे इलेक्शन जो मैनिफेस्टो जो तैयार हुआ था 96 का, उसमें राम मंदिर था। 98 के मैनिफेस्टो में भी था। इसलिए इस बात को तो हमें निकाल ही देना चाहिए कि हमने कभी रामलला को वोट की राजनीति से किसी भी प्रकार से जोड़ा है। ऐसा कहना ही इन लोगों का ये सोचना है कि लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो गई है या लोग इस बात को भूल गए हैं। बल्कि उन लोगों के लिए ये राजनीति का एजेंडा हुआ है। अब वो राम की बात करने लगे हैं, अब वो गौ की बात करने लगे हैं, अब वो अयोध्या की बात करने लगे हैं। इसके पहले वो ये बात नहीं करते थे। इसके पहले उन्होंने इन बातों को विवादास्पद बना दिया था। इसलिए हमारे लिए कहीं भी किसी भी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं है और वोट का विषय नहीं, और हमें इसकी कोई सफाई नहीं देनी, इसका कोई जवाब नहीं देना। हमें इस पर गर्व है और हमें पता है कि पूरी दुनिया इस गर्व के अवसर को देख रही है। और जो आपने ये बात कही कि इसका लाभ क्या होगा, आत्मसम्मान जिस राष्ट्र का गिर चुका हो वो राष्ट्र प्रगति करता ही नहीं है। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो वो खड़ा नहीं हो सकता। इस देश की रीढ़ की हड्डी और आत्मसम्मान और आत्म प्रतिष्ठा और गौरव का भाव बढ़ा है, और गौरव के भाव से बढ़ा हुआ व्यक्ति ही डेवलपमेंट की प्रोसेस में आगे बढ़ सकता है।